प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं अगर बात करूं प्यारे साथी, तो आज की क्लास में जैसा मैंने आप लोगों से कल बोला था कि भाई थोड़ा सा टाइम परिवर्तन करेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्यारे बच्चे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसी संदर्भ में एक नया टॉपिक, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है। 100% पूछा जाता है। उस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। और अगर टॉपिक पर चलें तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कॉपी में लिखते चलना पर समझते हुए। सबसे पहली चीज होती है जनरेशन। जनरेशन की बात करता हूं तो जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी। जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी। और प्यारे साथी दूसरी चीज होती है जेंडर, जिसे हम लोग पुरुष या महिला इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट जो बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है जनरेशन, जिसे पीढ़ी बोला जाता है। प्यारे साथी ब्लड रिलेशन में पीढ़ी का एक अलग ही महत्व होता है। जैसे मानकर चलो मैं हूं, तो मेरी पीढ़ी में कौन कौन हो सकता है? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, ये सब मेरी पीढ़ी में हो सकते हैं। मेरे मेरे से एक पीढ़ी ऊपर मेरे पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, ये सब। उससे भी एक पीढ़ी ऊपर मेरे दादा दादी, नाना नानी, ये सब। मेरे से एक पीढ़ी नीचे भी कोई होगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरे भतीजे भतीजी, भांजे भांजी। प्यारे साथी ये कॉन्सेप्ट बनता है। दूसरी बात को समझेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है मेल और फीमेल का। मैं पुरुष की बात करता हूं तो मेल, और फीमेल की बात करता हूं तो एफ। प्यारे बच्चे जब कभी आपको हमेशा ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात बताऊं तो ब्लड रिलेशन में कुछ नाम ऐसे होते हैं जहां पर इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे मैं कहूं कोई नाम है पंकज, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कोई नाम है प्यारे साथी राजेश, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। कुछ कॉमन नाम होते हैं। हालांकि कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे मैं कहूं आप लोगों से कि अमित नाम है, तो अमित तो मेल ही होगा। मैं कहूं कि जैसे अंजलि नाम है, तो अंजलि तो फीमेल ही होगी। कुछ नाम ऐसे होंगे जो मेल होंगे, बिल्कुल पता चल जाता है नाम को देखते ही कि ये मेल है। कुछ ऐसे होते हैं कि पता चल जाता है नाम को देखते ही ये फीमेल है। कुछ ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन रखते हैं कि मेल है या फीमेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे वीर इसी प्रकार से समझना, जो मेल होगा उसे मैं प्लस लगाऊंगा और जो फीमेल होगा उसे मैं माइनस लगाऊंगा। तो मेल को प्लस लगाते हैं, फीमेल को माइनस लगाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मेल को प्लस, फीमेल को माइनस। हालांकि कई बार नाम नहीं देता है, डायरेक्ट अल्फाबेट बोल देता है। जैसे ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो कहने का मतलब ये है यहां पर नाम नहीं दिया, ए बी सी डी से ही बात खत्म कर ली। तो ऐसा भी वो कॉन्सेप्ट लगा सकता है। चीजों को करने की कोशिश ऐसे समझना। अब प्यारे बच्चे कुछ स्टेप होंगे जिनको मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेप आपको कैसे रखने होंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक स्टेप है ए बी का भाई है। मैंने कहा कि ए बी का भाई है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इस स्थिति को? इसने बोला है कि ए बी का भाई है, तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी का भाई है तो ए प्लस होगा कि नहीं? क्योंकि ए मेल बन चुका है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आता।
मैं वादा करता हूं कि आज से मैं आपको जो कुछ भी सिखाऊंगा वो एक एक शब्द आपके दिमाग में छपेगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है, एकदम बेहतर तरीके से। तो यहां पर क्वेश्चन यहां कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो इसका मतलब ए प्लस है, भाई है मतलब मेल है मतलब प्लस। बी का भाई है तो ये दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे, तो मैंने इन्हें एक साथ रख दिया। लेकिन बी कौन है, बी महिला है कि बी पुरुष है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्यारे साथी ए बी का भाई है। बट बी कौन है, बी के बारे में कुछ नहीं बताया कि बी इसका भाई है कि इसकी बहन है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ आया होगा। दूसरी बात, जैसे आपसे कहता है कि ए बी की बहन है, जैसे आपसे कहता है कि ए बी की बहन है, तो इसका मतलब क्या है, ए बहन है तो माइनस हो गई, और ए बी की बहन है तो ए माइनस, और बी की बहन है तो ये बी हो गया। दूसरे शब्दों में कहूं तो इसने कहा है ए बी की बहन है, और मैं ये बोलूंगा अगर ए बी की बहन है तो ए माइनस होगी। बी कौन होगा, बी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हाँ ए माइनस है। क्यों, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये बहन है मतलब फीमेल है। पॉइंट यहां तक समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर कहता है कि ए, प्यारे बच्चे यहां दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसे समझेंगे। तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें यहां पर बताई थी पहले, कि एक होती है पीढ़ी, प्यारे बच्चे, जिसे हम लोग जनरेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जनरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जनरेशन। और प्यारे बच्चे दूसरा मैंने आपको बताया था कि जेंडर, उसमें हमें समझना है कौन पुरुष है और कौन महिला है, यही बताया था। पुरुष के लिए प्लस लगाते हैं ये बताया था, महिला के लिए माइनस लगाते हैं ये बताया था। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां पर ए बी की बहन है, मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं कि ए बी की पत्नी है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। इसने बोला है कि ए बी की पत्नी है, इसने बोला है कि ए बी की पत्नी है। गौर से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ कि जेंडर किसका पता चल रहा है, लाइन के स्टेप को देखते ही ये समझा करो कि जेंडर किसका पता चल रहा है। तो यहां पर इसने सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला है ए बी की पत्नी है, तो इसका मतलब ए का कॉन्सेप्ट पता चला कि ए बी की पत्नी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि ए पत्नी है तो माइनस हो गई, ए किसकी पत्नी है, बी की, तो बी को मैंने यहां लिखा। अब आप लोग कहोगे भैया आपने यहां पर इस लाइन को, बीच में जो लाइन है ये वाली, इसे डबल क्यों बनाया है। प्यारे साथी इसे मैंने डबल इसलिए बनाया है ताकि आप लोग अंतर समझ पाओ कि अंतर क्या होता है विवाहित जोड़े में और नॉर्मल रिश्ते में। कहने का मतलब हुआ अगर मैं यहां पर भी ऐसे ही बना देता कि ए बी की पत्नी है, ए को माइनस बनाता, यहां बी लिखता, तो यहां पर ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एक जैसा नजर आता, और केवल डायग्राम के आधार पर ये निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल था कि ए बी की बहन है या ए बी की पत्नी है। इसलिए आपको आज के बाद ध्यान रखनी है कि जो विवाहित रिलेशन होगा, क्योंकि मुझे एग्जाम के अंदर जब मैं पेपर दूं तो एक हिंट भी पता होनी जरूरी होती है। तो प्यारे साथी हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं बात कर रहा हूँगा तो प्यारे गुड्डा पति पत्नी हो, जो भी विवाहित रिश्ता होगा डबल लाइन बनेगी। दूसरी बात, यहाँ जब इसने कहा था ए बी की बहन है तो ए माइनस बनी, लेकिन बी इसका भाई था कि बहन था, इस बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन था। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि ए बी की पत्नी है तो ए माइनस है, और रही बात बी की तो बी निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि इसका पति होगा। बोलो एक बार थम्स अप करके, बात समझ में आई भाई। अगर ए पत्नी है तो निश्चित रूप से बी पति होगा, अर्थात प्लस होगा भाई। अगर विवाहित जोड़े में एक का जेंडर पता चल जाए तो दूसरे का जेंडर अपने आप पता चल जाता है। तो ए पत्नी है तो बी निश्चित रूप से पति होगा।
आगे के स्टेप पर चलता हूं। आगे यहां पर कहता है कि ए बी का पिता है। आगे कहता है कि ए बी का पिता है, तो इसका मतलब ए प्लस हुआ। ए किसका पिता है? बी का पिता है, और इस बार बराबर में नहीं रखना है। एक्चुअल में जो पिता होता है, जो माँ होती हैं, जो बहन होती हैं, मतलब सॉरी माँ होती हैं, पिता होते हैं, वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, एक पीढ़ी ऊपर। तो इसने कहा है ए बी का पिता है, तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा, और ए बी का पिता है तो ए को ऊपर लिख दो बी से, ताकि मैं समझ पाऊं कि ए बी का पिता है। लेकिन बी कौन है? बी इसका पुत्र है कि पुत्री है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। आगे के कॉन्सेप्ट को समझो गुड्डा। आगे का कॉन्सेप्ट कहता है कि ए बी का चाचा है। आगे का कॉन्सेप्ट कहता है कि ए बी का चाचा है, तो क्या बोलोगे? ए बी का चाचा है तो क्या बी के डायरेक्ट ऊपर ए को रख दोगे? नहीं, डायरेक्ट नहीं रख सकता। एक्चुअल में अगर ये बोलता है कि ए बी का चाचा है, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि चाचा कौन होता है। एक्चुअल में चाचा जो होते हैं वो पिता के भाई होते हैं। तो चाचा जो होते हैं वो पिता के भाई होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी के कोई ना कोई पिता होंगे, नाम नहीं पता, पर बी के कोई ना कोई पिता होंगे, और जो बी के पिता होंगे उनके भाई का नाम ए होगा, और तब मैं कहूँगा कि ए बी का चाचा होगा। इस स्टेप को मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग समझ गए कि नहीं? ये स्टेप है, बी के ऊपर प्लस है, यानी बी के पिता और पिता के भाई ए, पिता के भाई को चाचा कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन यहां पर कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि ए बी की भाभी है। सवाल ने कहा कि ए बी की भाभी है, कैसे बनाओगे इसका डायग्राम? कैसे बनाओगे इसका डायग्राम? ये कुछ हिंट हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सही है? मुझे एक बात बताओ, ए बी की भाभी है। अब अगर ए को बी की भाभी बनाना है तो भाभी कैसे बनाऊंगा? भाभी कौन होती है? भाभी होती है भैया की पत्नी, भैया की पत्नी। तो मुझे एक बात बताओ, भाभी कौन है इसमें? ए भाभी है, ए बी की भाभी है, तो ए भाभी है, तो इसका मतलब ये है बी। ऐसे समझो पूरे कॉन्सेप्ट को, ये बी हो गया। सवाल ने कहा है ए बी की भाभी है, इसका मतलब बी के भाई होंगे और भाई की पत्नी होंगी, तो ए को बी की भाभी बनाऊंगा। एक मिनट, यहां डबल लाइन आ गई है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। मैंने कहा ए बी की भाभी है, तो बी का भाई और भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी है तो इनमें डबल लाइन आएगी और ए बी की भाभी हो जाएगी। ए बी की भाभी कैसे हो गई? फिर से समझो, फिर से समझने की कोशिश करना। इसने यहां पर बोला है कि ए बी की भाभी है, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि भाभी होती है जो भैया की पत्नी होती है। क्यों भाई? जो भाई हैं, भाई की पत्नी को ही तो भाभी कहते हैं। तो मुझे ये बताओ गुड्डा कि ए बी की भाभी है, मतलब बी के भैया की पत्नी है, तो बी के ये हो गए भैया, भाई बी के बराबर में प्लस आएगा। उनका नाम नहीं पता कि उनका नाम क्या है, लेकिन जो बी के बराबर में प्लस है वो निश्चित रूप से बी के भाई होंगे। और भाई और इसके भाई और ए के बीच में डबल लाइन लगाया ताकि ये इनके भाई की पत्नी हो सके। भाई ये प्लस और ये ए, ये दोनों तो पति पत्नी है, तो बी के भाई की पत्नी ए बन गई। और जब भी तो कहा कि भाई की पत्नी को भाभी बोला गया। बात बताओ समझ में आई कि नहीं? अमित कुमार कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा सर। बाबू तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कभी भी जिंदगी में, वास्तविकता बता रहा हूं,
सच बता रहा हूं, तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगेगी ये बात, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक से कोई शायद ही पढ़ा पाएगा तुमको, शायद ही पढ़ा पाएगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप को तुम्हें इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, तुम कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, कोशिश करो, कॉपी पेस्ट से समझ में नहीं आएगा। बताइए सभी प्यारे साथी, आगे बढ़ूं मैं, अब ध्यान से समझो। तो ए बी की भाभी हो गई, एक बार थम्स अप करो भाई, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। ठीक है, सवाल यहां पर आगे कहता है कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। दादा कौन होते हैं? दादा होते हैं जो पिता के भी पिता होते हैं, जो पिता के भी पिता होते हैं उन्हें दादा कहते हैं। तो ए किसका पिता है? बी का, सॉरी, ए किसका दादा है? बी का दादा है। तो बी के ऊपर कौन आएगा? बी के ऊपर एक प्लस आएगा, और ए बी का दादा है तो पिता, और पिता से ऊपर भी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के पिता का पिता है, बी के पिता का पिता है, तो इसका मतलब है बी के पिता का पिता, बी के पिता का पिता, यानी कि दादा 2 पीढ़ी ऊपर है। कमेंट क्यों नहीं आ रही भाई? ए बी का पिता है, ए बी का दादा है, तो बी के पिता के पिता होंगे, बी के पिता के भी पिता होंगे। बात समझ में आई कि नहीं भाई? उसने बोला ए बी का दादा है, तो मैं सीधा सा बोलूंगा पापा, बी के पापा के भी पापा, यानी कि बी के ऊपर एक प्लस यानी पापा, और उनसे ऊपर भी ए होंगे, क्योंकि वो दादा है तो पापा के पापा को ही दादा कहा जाता है। सही है प्यारे गुड्डा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन कहता है कि ए बी की बहू है। यहां पर एक क्वेश्चन कहता है, यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि ए बी की बहू है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होता है कई बार। क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी की बहू है, एक्चुअल में हम लोग एक गलती कर बैठते हैं, हम लोग बहू मान लेते हैं पत्नी को, हम लोग जल्दबाजी में बहू मान लेते हैं पत्नी को कि ए बी की बहू है, इसका मतलब तो भैया पत्नी होगी, बहू तो पत्नी को कह में गांव में कि ये भैया फलाने की बहू जा रही है, तो यही तो बोलते हैं भैया फलाने की बहू जा रही है, तो हम समझते हैं पत्नी की बात हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए बी की बहू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहू का अर्थ हमेशा होगा प्यारे गुड्डा, बहू का अर्थ हमेशा होगा पुत्र वधू। क्या बोला मैंने? बहू का अर्थ हमेशा होगा पुत्र वधू। तो पुत्र वधू होता है बहू का अर्थ, और पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। तो कैसे बनाऊंगा मैं इसका डायग्राम? मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा? मैं बोलूंगा ए बी की बहू है, तो बी के कोई ना कोई बेटा होगा, बोलो हाँ या ना? बी के कोई ना कोई बेटा होगा। भाई ए जो है वो बी की बहू है, इसका मतलब बी के बेटा की पत्नी है, बी के बेटा की पत्नी है। तो बी का बेटा हो गया कोई ना कोई, नाम यहां दिया नहीं है कि वो कौन है, लेकिन बी का जो बेटा है उसकी पत्नी है ए, और अगर ए उसकी पत्नी है तो इनके बीच में तो डबल लाइन का रिलेशन लगाऊंगा। ए बी की बहू है तो ये माइनस हो गई, और ए बी की बहू है तो बी के बेटा की पत्नी हो गई, और बेटा की पत्नी को हम बहू बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर थम्स अप कर दो कि भैया सब कुछ प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा और आपसे पूछूंगा कि बोलो इनके आंसर क्या होंगे। वो आंसर आप बताते जाएंगे, चीजें बेहतर होती जाएंगी, और जिस दिन ब्लड रिलेशन खत्म होगा मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इतने लेवल पर इसे सीख चुके होंगे कि एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे वीर एक बार समझते हैं। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करो। जितना मैंने सिखाया है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझेंगे एक बार। सवाल में एक बात तो पहले ये समझ लो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं। कभी भी ब्लड रिलेशन का सवाल गुड्डा पूरा नहीं पढ़ा जाता। सवाल को स्टेप टू स्टेप पढ़ो, एक एक पॉइंट को करो, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो पूरा नहीं पढ़ना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। देखो ऐसे समझो, जैसे सवाल ने बोला कि आर एन का भाई है, ऐसे स्टेप तो मैं अभी अभी सिखा के आया हूं तुम्हें। इसने बोला है आर इज ब्रदर ऑफ एन, तो आर एन का भाई है, इसका मतलब आर हो गया प्लस, और एन का हो गया भाई, तो ये एन के बराबर में आ गया। लेकिन एन कौन है, एन का तो जेंडर नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक मुझे एन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर बेसिक से बता के चल रहा हूं। सवाल आगे कहता है आर के का इकलौता पुत्र है, तो ये जो आर है ये के का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब आर से ऊपर कौन आएगा, के इसकी माता भी हो सकती है और के इसका पिता भी हो सकता है, क्योंकि के जेंडर के बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जो एक चीज है वो आपसे पूछता हूं। इसने बोला है कि आर के का इकलौता पुत्र है, तो अगर आर पुत्र है तो मुझे ये बताओ आर एन का भाई है, तो आर और एन, ये जो एन है ये भी तो के की संतान होगी। संतान में पुत्र भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, लेकिन पुत्र क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आर के का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र का मतलब है कि आर के केवल एक पुत्र है, इनके कोई और पुत्र नहीं है। तो इसका मतलब एन कौन हो गई, एन हो गई पुत्री, एन हो गई के की पुत्री। यहां तक गुड्डा बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत तसल्ली से, जैसे कि कल तुमसे वादा किया था। मेरा इस टाइम पूरा फोकस तुम्हारे बैच पे है, मैं बढ़िया तरीके से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथी आगे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एस के की इकलौती पुत्र वधू है, तो जो एस है वो के की इकलौती पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, तो के का बेटा कौन है, आर, तो आर की पत्नी बना दो एस को, आर की पत्नी बना दो एस को, तब मैं ये बोल सकता हूं कि एस के की इकलौती पुत्रवधू है। तो ये जो एस है के की इकलौती पुत्रवधू ही तो हुई, के बेटा की पत्नी पुत्रवधू ही तो हुई। क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर एन एस से किस प्रकार संबंधित है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो पहले वाला होता है वही बताना होता है कि वो कौन है दूसरे वाले का। इसने बोला एन एस से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कौन है, एन इस एस का, तो एस के ये कौन है, आर पति, और ये पति की कौन है, बहन, तो पति की बहन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहने को मैं इसे ननद भी बता सकता था। उम्मीद है प्यारे बच्चे तुम्हें ये बात प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। अब मुझे एक बार प्यारा सा थम्स अप करके बताओ, क्या अगले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिले जुले का आंसर आप लोग कर सकते हैं? एकदम प्रॉपर बेसिक से, तसल्ली से, बिना किसी भगदड़ के, बहुत प्यार से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब समझो, मैं दूसरे सवाल पर चलता हूं। दूसरा सवाल क्या है, इस पर आ जाओ। दूसरा सवाल क्या है, इस सवाल पर आ जाओ और बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार मेरे सभी प्यारे वीर बताने की कोशिश करेंगे बहुत तसल्ली से, एकदम धैर्य से, क्या आंसर हो जाएगा। बोलेंगे?
बोलेंगे एक बार प्यारे गुड्डा? जिनको थोड़ा सा डाउट है परेशान ना होना, अभी एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यहां पर लिखता है कि ए सी का भाई है। सवाल ने कहा ए सी का भाई है, तो मैंने यहां पर प्रॉपर रूप से ए को प्लस बना दिया, और ए किसका भाई है? सी का, तो ए को प्लस बना दो, सी का भाई है। पर सी अभी इसका कौन है? बहन है कि भाई है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि बी डी की इकलौती बहन है। बेटा जब कभी कोई लाइन ऐसी आया करे जो आपको यहां डायग्राम के अंदर कॉमन ना मिले, कॉमन से मेरा मतलब है कि इसमें जो बी और डी आया है वो यहां पर मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप उस पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़ जाया करो, उससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सवाल ने कहा है बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। अब यहां तुम्हारे मन में एक छोटा सा डाउट बना होगा। डाउट ये बना होगा कि सी का मामा है, आपको लगेगा सी का मामा कौन है? ये एक डाउट है कि आखिर सी का मामा कौन है, सी का मामा कौन है। तो मेरे प्यारे वीर, जो ये शब्द होता है ना, जो, हमेशा ध्यान रखना गुड्डा, जब कभी भी तुम्हें जो शब्द मिलेगा ये हमेशा बाद वाले को रिप्रेजेंट करता है। जो शब्द हमेशा बाद वाले को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको शब्द मिलता और, आपको शब्द मिलता और, तो वो हमेशा पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है। बात गुड्डा समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आप लोगों से बोला क्या बात समझ में आई है? जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। कहने का मतलब है कि सी का मामा कौन है बी और डी में से? सर, जो बाद में आया है। तो बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। जो मतलब बाद वाला कौन है? डी। तो सी का मामा कौन होगा? डी। सी का मामा कौन होगा? डी। कुछ ऐसे सोचो कि सी का मामा डी बन जाए, कुछ ऐसे सोचो कि सी का मामा डी बन जाए। मामा कौन होते हैं? मम्मी के भैया होते हैं। तो इसका मतलब है सी की ये हो गई मम्मी, तो सी की मम्मी मतलब सी से ऊपर कोई माइनस है। मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फिक्स है कि उनके जो भाई होंगे उनका नाम निश्चित रूप से डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला है कि बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। तो सी का मामा सी के मम्मी के भाई, और क्या बोला? बी डी की इकलौती बहन है, तो डी की इकलौती बहन डी के बराबर में ये जो माइनस है यही तो बी होंगी, यही तो बी होंगी। तो बी जो सी की माता बन गई और डी की बहन बन गई। सी की माता बी है, बी के भाई डी है, तभी तो डी जो है वो सी के मामा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आगे क्या कह रहा है? यदि ई सी का पिता है। सवाल ने कहा है कि यदि ई सी का पिता है, पिता कौन होता है? पिता होता है जो माता का भाई होता है, जो माता का भाई होता है। तो माता कौन है? सी की, सी की माता है बी, और ई सी का पिता है, तो माता का पिता अर्थात माता का, सॉरी मतलब सी का पिता बनाना है ई को, तो ये सी की मम्मी बी के पति बन जाएंगे। मम्मी के पति को ही तो पिता कहा जाता है, तो ई सी के पिता हो गए। सवाल कह रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो ए है इस बी का कौन है? तो प्यारे गुड्डा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि बी का ये कौन हो जाएगा? मुझे अच्छी तरीके से पता है, बी का ये पुत्र हो जाएगा। आंसर की बात करता हूं तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पुत्र। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो क्या बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर बोलूंगा कि बी डी का क्या मतलब यहां पर बोला ए बी से किस प्रकार, तो ए जो है वो बी का कौन है? ए बी का निश्चित रूप से पुत्र हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ रही है? बताओ भाई।
सभी प्यारे साथी बताएंगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास का अगला सवाल करने की कोशिश करो गुड्डा, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से। चलो चलाओ भाई, सवाल का आंसर बताएंगे। देख रहे हैं कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या है। बोलेंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा। सवाल ने यहां पर बोला है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो पी हो गया प्लस, पी क्यू का भाई है तो पी प्लस हो गया, क्यू का भाई है तो यहां पर ये क्यू हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सवाल कह रहा है पी क्यू का भाई है तो पी भाई हो गया, क्यू के बराबर में हो गया, और पी को मैंने प्लस लिख दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एस पी का पिता है, तो पी का पिता है एस, तो एस को लिख दो पी से ऊपर, और एस पिता है, एस पिता है तो एस को प्लस कर दो, एस पी का पिता हो जाएगा, एस पी का पिता हो जाएगा। कह रहा है कि आर एस का भाई है, आर एस का भाई है तो एस के बराबर में ही आर आएगा, और आर एस का भाई है तो आर कौन हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। स्टेप टू स्टेप सारी चीजें ओके हैं। मैंने कहा कि आर एस का भाई है तो एस के बराबर में आर आएगा, और आर प्लस होगा एस आर का, आर एस का भाई है। यदि टी आर की माता है, यदि टी आर की माता है मतलब टी को आर से ऊपर लिख दो, और टी माता है तो माइनस बना दो। टी किसकी माता है गुड्डा? आर की माता है, तो टी को मैंने आर से ऊपर लिख दिया। एक बात और समझना प्यारे साथी, अगर टी आर की माता है तो टी एस की भी माता होगी, टी एस की भी माता होगी। क्यों? क्योंकि आर और एस भाई भाई ही तो हैं, तो इनकी माता भी तो एक ही होंगी। क्वेश्चन ने हमसे आगे बोला है कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो P है इस T से किस प्रकार संबंधित है, तो ये T का कौन है बेटा? T का बेटा है S और S का बेटा है P। तो मुझे बस ये बता दो कि जो बेटा होता है और जो बेटे का भी बेटा होता है वो कौन लगता है। तो बेटे के बेटे को हम लोग पोता कहते हैं। क्या बोला? बेटे के बेटे को हम लोग पोता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पोता विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल बहुत तसल्ली से, बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, तो बताएंगे सभी प्यारे वीर क्या होगा इस सवाल का सही आंसर। सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। कह रहा है कि P और Q पति और पत्नी है। सवाल ने कहा कि P और Q पति और पत्नी है, तो P और Q, P और Q, P और Q पति और पत्नी है, बट ये नहीं पता कि P और Q में कौन सा पति है और कौन सी पत्नी है, ये नहीं पता। सवाल ने कहा है P और Q पति पत्नी है, तो P और Q में कौन पति है कौन पत्नी है ये नहीं बोला गया है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि विवाहित जोड़े के बीच में हम ये वाली लाइन डबल करके लिखते हैं, तो मैंने डबल करके लिखा है कि P और Q पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है वो आगे पता चल जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि P का ससुर R की पत्नी का पिता है। ध्यान से समझना भाई इस स्टेप को, ये बहुत अच्छा स्टेप है।
और आप चाहो तो यहां से ऐसे समझ लो कि क्यू टी का भाई है, कॉमन को यहां से ले लो कि क्यू टी का भाई है। क्या बोला? क्यू टी का भाई है। तो क्यू भाई है तो प्लस हो गया, क्यू किसका भाई है? टी का भाई है, तो क्यू टी का भाई हो गया। सवाल कह रहा है अगर Q प्लस है तो P कौन होगा? माइनस, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है और जब एक का जेंडर प्लस है तो दूसरे का माइनस बनाना पड़ेगा। दोनों का प्लस थोड़ी बना सकता हूं, विश्व रिकॉर्ड का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां कह रहा है कि जो P का ससुर है, मुझे ये बताओ P का ससुर कौन होगा? P का ससुर, ससुर कौन होता है? P एक लड़की है तो इसका ससुर कौन होगा? इसके पति का पिता होगा। ससुर कौन होता है? ससुर होता है, ससुर होता है जो पति का पिता होता है। तो मैंने ये कहा कि P का पति कौन है? Q, और इनका जो ससुर होगा Q का पिता होगा, अर्थात प्लस होगा Q का पिता। तो P का ससुर कॉमा लगा हुआ है, और जो P का ससुर है वो कौन है? कॉमा के बाद पढ़ो, R की पत्नी का पिता है। तो P का ससुर अर्थात ये प्लस R की पत्नी का पिता है। R की पत्नी का पिता है अर्थात ये T का भी पिता है। तो T जो है वो पत्नी हो गई किसकी? R की। तो R की पत्नी का पिता हो गया कि नहीं हो गया? R की पत्नी का पिता हो गया कि नहीं हो गया? मैंने फिर से समझना क्या कह रहा है। इसने बोला कि P का ससुर अर्थात P के पति Q का पुत्र पिता R की पत्नी का पिता है, तो R की पत्नी T और T का पिता ये Q का प्लस, यानी T और Q बहन भाई हो गए। जो Q का पिता है वो T का भी पिता होगा, क्योंकि T और Q बहन भाई हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि P R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो P है R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? R की पत्नी से। तो R की पत्नी से, R की पत्नी कौन है? T। तो मुझे एक बात बताओ कि जो P है R की पत्नी से यानी कि T से किस प्रकार संबंधित है? मतलब जो P है वो T का कौन लगता है? जो P है वो T का कौन लगता है? बात बताओ, आ रही है समझ में? तो मैंने यहां पर क्वेश्चन बोला कि T का कौन लगा। T की ये कौन है? बहन, और ये बहन की कौन है? पत्नी। सॉरी, T का ये कौन है? भाई, और ये भाई की कौन है? पत्नी। और भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? भाभी बोलते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भाभी करेक्ट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं? मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जितने बच्चे ऐसे हैं कि भैया एक बार फिर से समझा दो, लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो फिर से सुन लो, फिर से बता देता हूं। सवाल ने यहां पर कहा था P और Q पति और पत्नी है, तो P और Q को मैंने बराबर में डबल लाइन से लिख दिया, ताकि मुझे पता होता है कि विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का रिलेशन बनता है। P का ससुर R की पत्नी का पिता है, तो P का ससुर कौन होगा? जो P के पति का पिता होगा। P का पति Q है, तो Q का जो पिता होगा वो P का ससुर होगा। तो ये जो प्लस है इस P का ससुर है, वो R की पत्नी का पिता है। तो प्यारे साथी, इसने बोला है Q T का भाई है, तो Q भाई है, T का T इसकी बहन हो गई, क्योंकि R की पत्नी हो गई, इसका पिता हो गया। कॉमन बात हुई, चीजें समझ में आई होंगी। भैया इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक थोड़ी होती है इसकी। आप मुझे बताओ, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कौन पढ़ा सकता है? कोई नहीं बता सकता। सच में इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है प्यारे साथी, बिल्कुल नहीं होती है। इस टॉपिक की इससे ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया, फिर से एक बार लो, डायग्राम बना के ही समझा देता हूं। उम्मीद करूंगा कि फिर समझ में आएगा। फिर बताना कि भैया अब समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर से बता देना, परेशान मत हुआ करो। तुम कहोगे 4 बार समझाऊं तो 4 बार ही समझाऊंगा। ध्यान से दोबारा सुन लो। सवाल ने कहा है कि P और Q पति और पत्नी है। अब मुझे ये पता है कि P और Q पति पत्नी है,
तो ये डबल लाइन लगाई मैंने बीच में, ये वाली लाइन डबल करी, क्योंकि पति पत्नी के बीच में डबल लाइन का ही रिश्ता रखते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चे हमें पता है पति पत्नी है तो डबल लाइन रहेगी, विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन। क्लास के स्टार्टिंग में जो लोग थे उनको सबको मैंने बताया था, लेकिन अभी ये नहीं पता कौन पति है कौन पत्नी है। आगे इसने एक बात बोली, पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, और फिर बोला कि क्यू टी का भाई है। तो क्यू भाई है तो क्यू को प्लस बना दिया, और क्यू को प्लस बनाया और टी का भाई बना दिया। तो क्यू और टी बराबर में आ गए, क्योंकि क्यू टी का भाई है। तो प्यारे बच्चे टी के बारे में नहीं पता कि टी इसका भाई है कि इसकी बहन है, पर इसने बोला कि क्यू टी का भाई है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ लेना, लेकिन ये बताओ कि पी और क्यू पति पत्नी थे कि नहीं थे? 100% तो मैं पहले से ही पता थी, क्योंकि डबल लाइन लग रही थी और यहां बोला था पी और क्यू पति पत्नी है। अब मुझे ये बताओ, जब क्यू प्लस बन चुका है तो पी माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? पी माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि क्यू प्लस है तो पी को माइनस ही बनाना पड़ेगा। इस बात में तो रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पी का ससुर, तो मुझे एक बात बताओ, पी का ससुर कौन होगा? सीधी सी बात है, ससुर होता है पति का पिता। तो पी का पति है क्यू, तो क्यू का पिता हो जाएगा, जो भी होगा, नाम नहीं दिया, लेकिन जो भी होगा वो पी का ससुर होगा, क्योंकि पी के पति क्यू है तो क्यू का पिता पी का ससुर ही होगा। पति के पिता को ससुर ही कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो पी का ससुर है ना, वो आर की पत्नी का पिता है, यानी कि ये जो प्लस है ये आर की पत्नी का पिता है। तो ये किस किस का पिता है? क्यू का पिता है और टी का पिता है। अब आर की पत्नी में क्यू को तो बना नहीं सकता, क्योंकि क्यू तो पहले से ही प्लस है, तो पत्नी कैसे बनेगा? ये तो पहले से ही प्लस है। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है आर की पत्नी का पिता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब टी का पिता मान लो इसे, टी का पिता वैसे भी है तो टी को पत्नी मान लो। किसकी? टी को पत्नी मान लो प्यारे साथी, टी को पत्नी मान लो किसकी? आर की। तो ये आर इसका पति हो गया। तो मुझे ये बताओ, जो पी का ससुर है अर्थात ये प्लस, क्या ये आर की पत्नी का पिता नहीं है? आर की पत्नी टी का पिता, आर की पत्नी टी का पिता, क्योंकि क्यू और टी भाई बहन है तो इनका पिता भी एक ही होगा। भाई भाई बहन का एक ही पिता तो होता। अब बताओ जल्दी से, अब आ गया समझ में कि अभी नहीं आया? जल्दी से बताओ, अब समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आया? क्वेश्चन कह रहा है पी आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो आर की पत्नी कौन है? टी। इसका मतलब ये जो पी है कौन लगता है? टी का। तो टी के भाई, टी का भाई क्यू और क्यू की पत्नी पी, तो भैया की पत्नी भाभी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे वीर, बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी, जल्दी से बोलो। तुम बता दिया करो भैया समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा बताऊंगा। अब कह रहे हैं भैया अब पूरी तरह समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। देखो इस सवाल को समझो। अब सवाल आएगा समझ में, और तुम लोगों ने ये मान लिया कि यार आएगा ही नहीं, तो फिर नहीं आएगा। तुम लोग ये मान कर तो चलो, ये ठान कर तो चलो कि यार आएगा समझ में, तो फिर जरूर आएगा, 100% आएगा। समझो इसे। सवाल कह रहा है कि यू की पुत्री एक्स वी की बहू है। यू की पुत्री एक्स, तो मैंने कहा ये यू है, यू की पुत्री हो गई एक्स यानी ये, और ये हो गई माइनस। सवाल को गौर से सुनना। सवाल ने कहा है कि यू की पुत्री एक्स, अर्थात जो यू की पुत्री है वो एक्स है, ये जो एक्स है वो वी की बहू है। सवाल ने यहां पर बोला है कि यू की पुत्री एक्स वी की बहू है, तो इसका मतलब क्या है? यू की पुत्री ये एक्स है और ये जो है वो वी की बहू है, तो ये वी की बहू कैसे बनेगी? एक बात बताओ, एक बात तो मानोगे, जब
x बहु बन रही है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि x शादीशुदा है। मानोगे कि नहीं? x शादीशुदा तो है कि नहीं है भाई? बहू बन रही तो बहू तो शादीशुदा ही होती है। अगर x शादीशुदा है तो इसके कोई ना कोई पतिदेव भी होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसके कोई ना कोई पतिदेव भी होते होंगे। तो कह रहा है यू की पुत्री जो x है वो v की बहू है, अर्थात इस प्लस के माता या पिता का नाम v है। तभी तो कहूंगा v के बेटा की पत्नी, बेटा की पत्नी को ही तो पुत्र की पत्नी को ही तो पुत्र की पत्नी को ही तो पुत्र वधू कहा जाता है। ये बात समझ में आई? प्रिंस कुमार लिख रहे हैं क्लॉक का चैप्टर बीच में रोक दिया। मेरे दोस्त यार कहां रोक दिया बीच में? यार कमेंट कॉपी पेस्ट करे जा रहा है। मैंने खुद ये बोला है कि जो वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले क्वेश्चन हैं उनको वो टॉपिक ही अलग है, वो टॉपिक ही अलग पढ़ाऊंगा। मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई 3:30 बज रहे हैं, बताओ दर्पण में कितना समय दिखेगा? 11:60 में से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को पेपर में आकृति आ गई तो क्या करोगे? कल को अंग्रेजी के अक्षर आ गए, गणित के नंबर आ गए तो क्या करोगे? मेरे दोस्त मैंने कहा उस टॉपिक को ही अलग कराऊंगा, वो टॉपिक अलग है। कुछ लोग उसी में ही बस फॉर्मेलिटी कर देते हैं कि यार इतना बता दो बच्चे को, 11:60 में से घटाना है, बच्चा कर लेगा। मुझे फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है, मुझे पूरा टॉपिक है वो अलग से ही पढ़ाऊंगा। परेशान क्यों हो रहा है? पूरा टॉपिक कराया, केवल वाटर इमेज मिरर इमेज वाले मैंने खुद बोला है उस टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक ही अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि वो इसकी एक टाइप बना के पढ़ा दूं। 5 मिनट में मैं खत्म कर देता, मुझे क्या दिक्कत थी? लेकिन पूरे 2 दिन लगाऊंगा, उसमें तसल्ली से सिखाऊंगा। क्योंकि केवल समय ही आए वाटर इमेज मिरर इमेज में ये जरूरी नहीं है। नंबर भी आ सकते हैं, अक्षर भी आ सकते हैं, आकृति भी आ सकती है, कुछ भी आ जाए वो हमें सीखना है। सवाल को समझो। यू की पुत्री एक्स वी की बहू है, तो यू की पुत्री एक्स वी की बहू है, मतलब वी के बेटा की पत्नी है। कह रहा है डब्लू वी की पुत्री का पुत्र है, तो डब्लू वी की पुत्री का पुत्र है, तो वी की पुत्री कौन होगी? जो वी के बेटा की बहन होगी। ऐसे बताओ, वी के बेटा, ये वी का बेटा और ये इसकी बहन है, तो ये वी की बेटी हो गई। और डब्लू वी की पुत्री का पुत्र है, तो वी की पुत्री ये और इसका पुत्र हो गया डब्लू। डब्लू वी की पुत्री का पुत्र हो गया, डब्लू वी की पुत्री का पुत्र हो गया। डब्लू एक्स से किस प्रकार संबंधित है? ये जो डब्लू है इस एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो मुझे बताओ, एक्स के पति की बहन का बेटा है, तो पति का कौन हुआ? पति का कौन हुआ? इस प्लस की बहन का बेटा है, तो इसका तो भतीजा या भांजा हुआ। भांजा ही तो हुआ। हम लोग गांव में बोलते हैं भांजा, गांव में हम लोग क्या बोलते हैं? भांजा बोलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर इसके पति का भांजा है तो इसका भी तो भांजा होगा, डब्लू एक्स का भी तो भांजा होगा। पर हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, भांजा आंसर है, पर भांजा हमेशा ऑप्शन में हो ये जरूरी नहीं होता है। प्यारे बच्चे, भतीजा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, भतीजा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक जैसे होते हैं, दोनों में एक जैसे। तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, भांजा ऑप्शन में दे जरूरी नहीं, भतीजा भी आंसर हो सकता है। क्योंकि प्यारे दोस्त हमें अच्छी तरीके से पता है कि दोनों को इंग्लिश में नेफ्यू बोला जाता है। बात बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताएंगे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्यारे बच्चे, कई बार ऐसी स्थिति हमें पेपर में बनती है, ठीक है। अब ध्यान से ऐसे समझो कि कुल मिलाकर मैंने आपको जितनी चीजें पढ़ाई, ध्यान से समझना, उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। सवाल ने कहा है कि पी क्यू का भाई है, पी भाई है तो पी प्लस हो गया, पी किसका भाई है? क्यू का, तो पी क्यू का भाई है तो पी क्यू प्लस हो गया और क्यू का भाई हो गया। अगर आगे सवाल करा आर क्यू की बेटी है, तो क्यू की बेटी आर हो गई, आर को माइनस कर दो, क्यू की बेटी है तो क्यू से नीचे आर लिख दिया।
एस पी की बहन है तो पी के बराबर में एस लिख दो, और एस बहन है तो माइनस हो गई, एस पी की बहन है। क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन है तो क्यू को माइनस बना दो, अर्थात ये तीनों बहन भाई हैं। आगे इसने कहा है कि टी आर का भाई है तो टी को आर के बराबर में लिख दो, और टी आर का भाई है तो टी को प्लस बना दो। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है क्या? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है टी का अंकल कौन है। तो प्यारे साथी, टी का अंकल, अंकल मतलब जैसे मैंने बताया ना, भतीजा बोले, भांजा बोले, ऐसे ही ध्यान रखना। अंकल बोले, चाचा बोले, मामा बोले, मौसा बोले, फूफा बोले, सबके लिए अंकल शब्द बोल सकता है। स्पेशल मामा भी बोल सकता है, मौसा भी बोल सकता है, फूफा भी बोल सकता है, और ना बोले तो अंकल शब्द तीनों के लिए होता है मेरे भाई। सवाल कह रहा है कि टी का अंकल कौन है, तो ये कौन हुआ? टी की माता कौन है? क्यू, और इनके भाई हैं पी। तो यही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पर लिखा हुआ है पी, जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये चीजें समझ में आई होंगी। और जाते जाते आपको एक चीज और बता देता हूं प्यारे साथी, कि जो हम लोगों का फाउंडेशन बैच है रीजनिंग का, जो स्पेशल बैच है रीजनिंग का, दिखा दो एक बार स्क्रीन पे। प्यारे बच्चे, आप लोग स्क्रीन पर थोड़ी सा मैं दिखवा रहा हूं, बताना इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट हैं। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि प्यारे गुड्डा, हम लोगों ने जो फाउंडेशन बैच निकाला है रीजनिंग का, वो आप लोग चाहें किसी एग्जाम की तैयारी करें, हर एक एग्जाम के लिए रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, इस बैच की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे, अभी इस बैच पर 20% डिस्काउंट है। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये डिस्काउंट कल 28 फरवरी रात 12 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। और किसी को ये लगता हो कि आगे कोई त्योहार आएगा या कुछ आएगा तब डिस्काउंट आएगा, तो मैं आपको बता दूं, अब कल रात 12 बजे के बाद कोई भी डिस्काउंट नहीं आएगा। हालांकि अगर आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग केवल और केवल प्यारे बच्चे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको सच में कोई जरूरत नहीं है स्पेशल बैच की। अगर आप केवल आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन इन्हीं का एग्जाम आपको देना है और कोई नहीं देना है, तो प्यारे बच्चे, मैं इस बैच से कंप्लीट आपको कराई दूंगा, फिर आपको स्पेशल बैच की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भैया मुझे सीजीएल की तरफ भी जाना है, एसएससी में सीपीओ है, एमटीएस है, या मान के चलो रेलवे का तो खैर ज्यादातर हो ही जाएंगे इससे, अब इसी बैच से, या फिर जैसे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, या हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, या बैंकिंग, या कोई और एग्जाम, टीचिंग वगैरह का, या कोई भी, तो प्यारे बच्चे, स्पेशल बैच का मतलब होगा कि वो आपको हर एक एग्जाम के लिए तैयार करेगा। प्यारे गुड्डा, अगर इस बैच की बात करूं तो मैं आपको फिर से हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, कोई भी ले सकता है जिसको तैयारी ऐसी करनी है कि भैया ये देखो, एक्चुअल में ये एक ऐसा बैच है गुड्डा, जो आप लोगों के पास, जैसे मैं 3.5 से 4 महीने में से खत्म करूंगा, और उसके बाद ये बैच आपके पास पूरे 1 साल तक रहेगा। तो ये एक ऐसा बैच है जिससे आप लोग खुद भी तैयारी कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को भी तैयारी करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक चीज सोचो, मुझे एक बात बताओ कि कल को आपके छोटे भाई बहन भी तो वैकेंसी देखेंगे, भर्ती देखेंगे। ये 1 साल तक मैंने इसी वजह से वैलिडिटी रखी है कि 1 साल तक आपके पास रहेगा, तो आप भी पढ़ लेंगे, आपके भाई बहन भी पढ़ लेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चे एक बैच ऐसा हमारे पास हो जिससे हमारे सारे एग्जाम कवर हो जाएं, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और प्यारे गुड्डा, इस बैच की बात करूं तो इसमें देखो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, या कोई और एग्जाम, जीडी हो, चाहे प्यारे बच्चे इसमें आपका बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करूं, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, या और कोई स्टेट हो, मतलब ऐसा हर एक एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है,
हर एक के लिए ये एक रामबाण बैच है, जिससे आप लोगों को पढ़ने के बाद जिंदगी में किसी भी पेपर के लिए दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। प्यारे बच्चे, ये बैच अभी आपको 399 रुपए में मिल रहा है, और एक्चुअल में मिलेगा 399 में जब आप इस पर SAN20 कूपन कोड लगा दोगे। जो हमारी एप्लीकेशन है RWA एप्लीकेशन, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन, वहां पर आप जाएंगे तो प्यारे बच्चे आपको ऑल कोर्स में जाकर ये बैच दिख जाएगा, अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही वाला। तो प्यारे बच्चे, दूसरी बात बता इसलिए रहा हूं कि कल सुबह 11 बजे इस बैच की यूट्यूब पर डेमो क्लास है, आज भी चली थी, कल लास्ट क्लास है यूट्यूब पर 11 बजे। उसके बाद ये बैच सीधा एप्लीकेशन पर चलेगा, और कल 28 तारीख है, तो प्यारे बच्चे कल 28 तारीख लास्ट तारीख है जब आपको ये 20% डिस्काउंट में मिलेगा। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई किस किस को लेना है किस किस को नहीं लेना है, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बैच को लेना चाहते हैं या नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर लेना है तो डिस्काउंट में ले लें, इस वजह से बता रहा हूं। बाद में कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमें पता नहीं चली। तो प्यारे बच्चे, मात्र 399 रुपए में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ रीजनिंग का हर एक टॉपिक मैं इसमें करवाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आप चाहो तो बैच से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।